हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम हिंदी का पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सेकंड, दूसरा पार्ट, लाख की चूड़ियाँ। इसमें सिंपल रीडिंग होगी और अगर कुछ शब्द ऐसे होंगे जो कठिन हैं, जिनका अर्थ आसानी से समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। उसमें फिर कहानी होगी, थोड़े बहुत उसके जो भी शब्दार्थ हैं वो होंगे। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वे मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता। अब यहाँ पे ज़रा आप देख सकते हो दृश्य किस तरह से ये नीम का पेड़ और जो बदलू यहाँ पे बताया गया जिनके बारे में वो काम कर रहे हैं। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वे लाख पिघलाया करता। लाख अभी पता चल गया कोई धातु है, मेटल। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वे उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। तो आगे कुछ एक लकड़ी का ही कुछ एक प्लेन जैसा एरिया होगा जहाँ पे उसको बाद में शेप देता था, लाख जो भी चूड़ियाँ बनाने के लिए उसको शेप देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी। आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वे उन्हें मुंगेरियाँ पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वे उन पर रंग करता। यहाँ पे क्या लिखा है? पुरानी थी। अब आपकी शायद बुक में अगर पूरी लाइन हो तो उसको पढ़ लेना। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिससे वे बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वे मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छियाँ मंगा देता। देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है बैठे दोनों। वे मुझे लल्ला कहा करता, ठीक है। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। अब ये आप याद रखना कितने जोड़े चूड़ियाँ रोज़ बनाते, 4-6 जोड़े। पूरा जोड़ा बना लेने पर वे उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वे बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। अब जब चूड़ियाँ बना लेता तो बेलन यहाँ पे दिखाया भी हुआ है कि बेलन पे यहाँ पे डंडा जैसा है, उस पर चढ़ाकर चूड़ियाँ उसमें लगाकर उसको निहारता चूड़ियों को, और इस तरह से दिखता था कि जिसकी कोई नई वधू है उसकी, ऐसा लग रहा था कि कोई नई वधू है, उसके हाथों में जो चूड़ियाँ नई नई होती हैं, तो कुछ वैसा लग रहा था कि कुछ वैसा तो नहीं सोच के देख रहे हैं।
इस तरह से दिख रहा था कि कोई, जिस तरह से आप देखोगे कि कोई नई नई शादी इनकी होती है, तो उसमें जो वधू होती है, ठीक है, जो लड़की जिसने शादी की होती है, तो उनके हाथों में चूड़ियाँ नई नई आप देखोगे, आप भी कुछ समय तक देखते जाओगे कि नहीं बहुत अच्छी लग रही हैं चूड़ियाँ। तो उसी प्रकार से वो भी जो बदलू है वो अपनी बनाई हुई चूड़ियों को निहारते हैं कि कितनी सुंदर लग रही है। बदलू मनीहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पेतर्क पेशा था। पेतर्क, अब ये जो काम वो करते थे पीछे से उनके पूर्वज वो भी करते आए और अब ये कर रहे हैं, इससे उनकी कमाई हो रही है। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। अब ये बता रहे हैं कि जो बदलू चूड़ियाँ बनाकर बेचता था, लेकिन उनके बदले वो पैसे नहीं लेता था। जो यहाँ पे बताया गया है वस्तु विनिमय, यानी कि चूड़ियों के बदले कोई दूसरी वस्तु लेना, ठीक है। एक वस्तु अगर आप किसी को दे रहे हो तो उसके बदले उससे कोई दूसरी वस्तु लेना। मान लीजिए दृश्य एक, आप ऐसा सोचिए कि कक्षा में कुछ जिसकी दोस्त होते हैं, तो दोस्त लोग आपस में क्या करते हैं, उनके पास अगर एक चीज़ होगी और दूसरे के पास कोई दूसरी चीज़ है और उन्हें आपस में एक दूसरे की चीज़ें पसंद आ गई, तो वो ये बोलते हैं कि लीजिए मैं आपकी चीज़ ले लेता हूँ और आप मुझे अपनी चीज़ दे दीजिए। उसी प्रकार यहाँ पे भी हो रहा है कि ये पैसों के बदले चूड़ियाँ ना बेचकर उनके बदले अनाज लेते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। तो यहाँ पे उनका स्वभाव बताया गया कि वो कैसे थे, शांत इंसान, कभी किसी से झगड़ा नहीं करना, सीधे साधे इंसान थे वो। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वे अवश्य जिद कर जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वे सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर ज़रा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। अब उनके बारे में ये बताया जा रहा है, देखो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप जब कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखने के लिए होती है। बाकी कहानी में बहुत बार क्या करता है इंसान कि पूरी कहानी वो उसको अच्छे से ये होता है कि मुझे पूरी कहानी ही याद कर लेनी है, लेकिन उसे कहानी याद नहीं करनी होती है। कहानी में कुछ खास जो चीज़ें होती है बस वो दिमाग में रखनी है, बाकी कहानी जो है आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी। देखो ऐसे तो बताया गया कि वो शांत स्वभाव के थे, कोई झगड़ा नहीं, लेकिन इसमें इनका एक और बताया गया है स्वभाव कि जब किसी की शादी होती थी उस टाइम पे वो ऐसे नहीं करते थे, मोल भाव उस टाइम पे वो अच्छे से करते थे। शादी के पहले अगर कोई भी ऐसे उनसे चूड़ियाँ लेता था, चाहे उन्होंने उसके बदले में कुछ दिया नहीं हो, तब वो मान जाते थे आराम से, कुछ नहीं। लेकिन जब किसी का विवाह होता तो तब वहाँ पे वो मानते नहीं, वहाँ पे वो भी अड़ जाते थे कि नहीं मुझे इतना चाहिए, जितना वो मांगते थे उतना बोल देते थे। और एक बार क्या हुआ कि इनके मामा के वहाँ एक शादी थी गांव में, तो उस शादी में उसी चीज़ पे वो बहस हो गई उनकी, और जो लोग थे जिनकी शादी, जहाँ पे जिनके वहाँ शादी हो रही थी, उनको मनाते मनाते बहुत समय लग गया, आसानी से ये नहीं माने। तो इससे ये तो पता चलता है कि ये इंसान क्या करेगा, ऐसे इन्हें झगड़ा नहीं करना है, ना तो ये किसी से उतना मोल भाव करेंगे। लेकिन जो शादी ब्याह का अवसर होता है, क्योंकि उस समय में जो चूड़ियाँ होती है ना वो सुहाग की निशानी है, कोई नई दुल्हन है, आप उनको देखोगे उनके हाथ में चूड़ियाँ, तो ये पता चल जाता है ना, किसी के हाथ में चूड़ियाँ देखोगे तो ये पता चल जाता है, अगर वो नई चूड़ियाँ हों और उसमें चूड़ा जो होता है
अगर वो लगाया तो उससे पता चल जाता है कि हाँ ये इनकी नई नई शादी हुई है। तो उसके लिए वो क्या करते थे, नहीं जो भी मोल भाव होता था शादी में कर लेते थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बड़ा बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, और रुपए जो मिलते सो अलग। अब बोलते हैं कि विवाह में देखो इन चीज़ों का कितना महत्व है, क्या क्या चीज़ें मिल रही है इसके लिए। ठीक है, जो विवाह के टाइम पे चूड़ियाँ लेते उसका महत्व अलग था, ये सब चीज़ें इनको मिल रही थी कि जो उनकी घरवाली यानी कि उनकी जो पत्नी होती उसको वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, ठीक है, खाना भोजन अनाज मिल जाता, और उसको जो बनाने वाला चूड़िया बनाने वाला बदलू था उसको पगड़ी मिलती, रुपए मिलते वो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वे थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वे अंदर ही अंदर वूफड़ उठता, और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। देखो इन्हें अब ये बता रहे हैं कि इन्हें चिढ़ किस चीज़ से है, कांच की चूड़ियों से। और किसी औरत को अगर कांच की चूड़ी पहने देख लेते तो चिढ़ जाते उनसे, अंदर ही अंदर वो सोचते उसके बारे में कि क्यों पहनी है, जब उनको चिढ़ थी तो अलग। उसके ऊपर कभी कभार ऐसा भी होता कि उन औरत को कुछ बोल भी देते कि ये क्यों पहनी है, ये वो दो चार बातें सुना देते। मुझसे तो वे घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। अब देखो यहाँ पे ये याद रखो कि जो ये पूरी कहानी जिन्होंने लिखी है वो कहाँ रह रहे हैं, शहर में रहते हैं। और वो बताते हैं कि बदलू जब उनसे बात करता तो किस चीज़ के बारे में, कि शहर में क्या चल रहा है, अच्छा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, घर ठीक है कि नहीं, सब कुछ घर में ठीक है, ये सब चीज़ें। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वे उत्तर देता शहर की बात और ही लैला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं, ना लाख की चूड़ियाँ पहनने तो मोच ना आ जाए। अब देखो ये क्या बता रहे हैं कि जब उन्हें लेखक बताते हैं कि शहर में सभी अब जो भी कांच की चूड़ियाँ ही ज़्यादा प्रचलित हैं वही चल रही है, तो वहाँ पे उत्तर क्या आता कि शहर की बात अलग है, वहाँ पे तो लोग जो पति पत्नी है वो सड़क पे हाथ पकड़ के चलते हैं। अब ये ज़रा आप इस चीज़ से देखिए कि गांव के रहने वाले हैं, उस शहर में और गांव में पहले बहुत फ़र्क हुआ करता था, अब तो धीरे धीरे अंतर जो है, फ़र्क जो है घट रहा है। तो ये पुराने लोग जो थे अब इन चीज़ों को भी थोड़ा बहुत वो देखते थे कि ये चीज़ें हमारे लिए उतनी अच्छी नहीं है। आगे क्या बताते हैं कि जो शहर की औरतें हैं उनके हाथ नाजुक होंगे, अगर वो ये राख की चूड़ियाँ पहन लेंगी तो हाथ में चोट आ जाएंगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, जिन दिनों उसकी गाय के दूमा होता वे सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वे मुझे अच्छा लगता था वे यह था कि लगभग रोज़ ही वे मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। अब देखो ये बताते हैं कि खातिरदारी भी बद्दू उनकी अच्छी खासी करता था, उनके लिए मलाई लाता था, और ये तो उनके जो आम के पेड़ थे वहाँ से आम तीन चार ले ही जाया करते, हमेशा खाते रहते। लेकिन बताते हैं कि बस खाने की वजह से जो वो खाना शाना उनको देते थे उसकी वजह से नहीं, खाना पिलाना उसकी वजह से उन्हें उनसे इतना लगाव नहीं था। लगाव का जो मुख्य कारण था वो था कि बदलू उनके लिए लाख की दो एक दो गोलियां बना दिया करते खेलने के लिए, तो उस चीज़ से उनका लगाव बढ़ गया था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आधा महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। और अब ये पूछा जा सकता है प्रश्न में कि जो लेखक है वो मामा के गांव कब जाया करता था,
गर्मियों की छुट्टियों में। और वहाँ पे करीब 1 महीना या आधा महीना रुकते थे, ठीक है, एक आधा महीना वहाँ पे रुकते थे वो। और जब छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली होती तब वो वापस आ जाया करते हैं। और तब जब स्कूल खुलते तो अपने शहर वापस। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। अब क्या बता रहे हैं कि 2-3 बार गांव गए मामा के छुट्टियों में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उनके जो पिताजी हैं, उनका जो कार्य जहाँ पे भी करते थे, अब वो वहाँ से कहीं दूसरी जगह दूसरे शहर में उनका कार्य था, वहाँ पे उनकी बदली हो गई एक शहर से दूसरे शहर। क्योंकि बहुत सारे आप देखोगे सरकारी कार्य हैं या कोई दूसरे प्राइवेट जो भी कार्य होते हैं, उसमें क्या होता है कि शिफ्ट होते रहते हैं बहुत जगह पे लोग, ठीक है, उनकी पोस्टिंग होती जाती है। तो वही इनके पापा की भी हुई, तो उस कारण अब वो वहाँ पे गाँव नहीं गए, नहीं जा पाए बहुत समय तक। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का म्यान न आया। अब जब ये कितने समय बाद गए वापस गांव, 8-10 वर्षों के बाद। और अब क्योंकि ये बड़े हो गए थे तो बचपन में जो वो गोलियां बना कर देते थे बदलू, उस चीज़ में रुचि नहीं रही और कुछ दिनों तक उनसे मिलने भी नहीं गए, उनको ध्यान ही नहीं रहा। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले की हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे विरले बदलू का म्यान हो गया। अब बताते हैं कि सभी औरतें जो थी ना गांव में, वो कांच की चूड़ियां पहन रही थी। और एक दिन किसी के हाथों में वो ये लाख की चूड़ी देख लेते हैं तो तब उनको बदलू का ख्याल आता है। बात उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। अच्छा, बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो गया। और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। अब देखो क्या होता है कि इनकी जो मामा की छोटी लड़की थी, उन्होंने कांच की चूड़ियां पहनी होंगी और वो क्या होता है कि आंगन में फिसल कर गिर जाती हैं और जो चूड़ियां थी टूट गई और हाथों में चुभ गई। तो तब उनके हाथों से खून निकला और उस समय उनके मामा वहाँ पे नहीं थे। तो ये जो लेखक हैं, इन्होंने उनकी मरहम पट्टी की और उस समय उनको अपने जो बदलू काका जिसे कहते थे उनका ख्याल आ गया और फिर वे उनसे मिलने गए। और वहाँ पे उन्होंने ये देखा कि वो पेड़ के नीचे खाट पे बैठे हुए। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। अब देखो, इन्होंने नमस्ते किया, वहाँ से उन्होंने भी नमस्ते किया, पहले खाट पे लेटे हुए थे फिर बैठ गए, लेकिन पहचान नहीं पाए इनको कौन है। लेकिन बार बार वो निहारे जा रहे थे इनको। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। अब ये अपना नाम बताते हैं, इनका नाम क्या है, जनार्दन। और ये बताते हैं कि मैं आपसे गोलियां बना कर लिया करता था। बदलू फिर चुप रहा, मानो वे अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वे एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो।
बहुत दिन बाद गांव आए। अब जब उन्होंने अपना नाम बताया ना लेखक ने, थोड़ा सा बदलू काका ना याद करने लगे क्या। फिर जब उनको याद आ गया, अच्छा बोलते हैं, अच्छा अच्छा आप हो, आओ आओ बैठो। लल्ला उनको बुलाकर, इस नाम से बुलाते थे लल्ला कहकर, तो वो बोलते हैं कि अच्छा आप इतने दिनों के बाद आए। हाँ, इमार इमार आना नहीं हो सका। पता नहीं इमार क्या है, अब आपकी बुक में देख लेना आप। आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर 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 दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ में कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वे कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। अब ये जब बताते हैं कि हाँ, अब इनसे जब बदलू ने पूछा कि आप बहुत समय के बाद आए, तो बताते हैं, खाट पे बैठ के बताते हैं कि हाँ बहुत समय के बाद आए। फिर बातें करते करते उनसे पूछते हैं कि आपका, उन्हें भट्टी नहीं दिखती है। भट्टी में क्या करते हैं, आग जल रही होती है तो वहाँ पे जो भी धातु होता है उसको गलाया जाता है, वो नर्म हो जाता है, उसके बाद उसको पीट पीट के उसको एक आकार दिया जाता है। तो वो बताते हैं कि आप काम, आजकल काम के बारे में पूछ लेते हैं। फिर वो बताते हैं कि मेरे काम को बंद हुए तो कई साल हो गए, ठीक है, साल हो गए उसको बंद हुए। और अब वो क्या बताते हैं कांच की चूड़ियों के बारे में, कि उनका एक तो मशीनों द्वारा बनाया जा रहा है, ये मशीनी युग है, मशीनों से चीज़ें जल्दी बन रही है, ज़्यादा बन रही है ना। उसके अलावा वो बताते हैं कि जो कांच की चूड़ियाँ हैं ना वो सुंदर भी हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ है कि खतरनाक है, वो जब टूट जाएंगी तो उससे हाथ में चुभेगा, खून निकलेगा। क्योंकि लेखक के जो मामा है, उनकी छोटी बच्ची को भी यही हुआ। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे कहते कहते उसे खांसी आ गई, और वे देर तक खांसता रहा। अब वो बात कर ही रहे थे तो उनको खांसी आ गई, किनको, बदलू को। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। अब देखो उनकी आयु, जो आयु थी उनकी, वो बढ़ गई थी, उम्र उनकी बड़ी हुई थी, तो उस कारण उनकी अब क्या हुई थी, जो नसें थी वो दिखाई दे रही थी हाथों पे, माथे पर। और साथ में जब वो खांसी कर रहे थे तो इनको लगा इनको दमे की इनको दिक्कत है। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। अब जब ये सोच ही रहे थे तो उन्होंने वहाँ से बोलते थे कि नहीं, मेरे को दमा नहीं है, मुझे खांसी 1-2 महीने से है, और 15 कुछ दिनों में तो ये ठीक हो जाएगी, 10-15 दिनों में। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अब ये लेखक सोच रहे हैं, यार उनके साथ अच्छा तो नहीं हुआ, मशीन युग आ गया, लेकिन इसकी वजह से कितने हाथ कट गए। यानी कि इसका अर्थ ये है कि कितने लोगों का जो काम था वो छूट गया, क्योंकि वो ज़्यादातर हाथों से काम होता था, अब वो मशीनों से हो रहा है तो उनका काम छूट गया। और कुछ समय तक ऐसे वो चुप रहे। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया, और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो,
लल्ला के लिए आम तो लिया। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा, बेटी लल्ला को 4-5 आम छान कर दो, सदूरी वाले देना। देखो लल्ला, वैसे वैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये बता रहे हैं, जब वो दोनों शांत थे, चुपचाप थे, बातें कुछ कर नहीं रहे थे, तो अब जो जनार्दन, या हम लेखक बोल सकते हैं, उन्होंने सोचा कि मुझे भी बात करने का विषय बदलना चाहिए। तो वे उनको आमों के बारे में पूछते हैं कि फसल कैसी हो रही है। तो वहाँ से वो फसल के बारे में जब बात हुई तो फिर वो बोलते हैं कि मैंने तो आपको आम के बारे में पूछा ही नहीं, फसल अच्छी हुई है। फिर अपनी बेटी को आवाज़ देते हैं जिनका नाम रज्जो था, और बताते हैं उन्हें कि लल्ला आया है, उसके लिए आम ले आओ। अब आम की बात चली रही थी, फिर वो मलाई की बात कर लेते हैं। मलाई की बात नहीं करते हैं। क्या होता है कि लेखक को वो पुराने दिन याद आते हैं कि जब उनके जो ये बदलू काका हैं उन्हें मलाई खिलाते थे। तो लेखक उस बात को याद करके काका से गाय के बारे में पूछते हैं। फिर काका बताते हैं कि नहीं, गाय तो मैंने बेच दी क्योंकि पैसे उतने ही नहीं थे कि गाय को खिला सकूं। और अब क्या होता है कि जो बदलू है उनकी बेटी आती है बाहर, और एक डलिया, एक टोकरी थी जिसमें आम भर के ले आती है। और लेखक उन आमों को देख के बोलते हैं कि ये तो बहुत सारे हैं। और फिर बदलू ये कहते हैं कि तुम तो शहरी ठहरे, तुम्हें कहाँ बनेगा इतना खाना। जब मैं तुम्हारी उम्र का था मैं तो तुमसे चौगुने यानी कि 4 टाइम्स मैं उतने आम खा लिया करता। फिर लेखक बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर बदलू अपनी बेटी को बताता है कि हाँ, जितने भी क्या बताए थे, 4-5 आम के, कितने आम बताए थे वो आप देख लेना, कितने आम निकाल कर लल्ला को दे दो। और ये बताते हैं कि हाँ यार, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ था, इसी से निकले। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। अब क्या बताते हैं कि जब वो उनकी बेटी बदलू की कुछ आम उठाकर लेखक को दे रही थी, तो लेखक की नज़र किस पे पड़ी, उनके हाथों पे जो चूड़ियाँ थी लाख की, उन पे पड़ गई। और उन्हें वो चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, फब रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। अब ये बताते हैं कि जब बदलू इस चीज़ को देखते हैं कि लेखक उन चूड़ियों को देख रहे हैं, तो बदलू ये बोलते हैं कि ये आखिरी जोड़ा जो इन्होंने बनाया है वही है। ये बनाया था किसके लिए, ज़मींदार की बेटी के लिए, उनका विवाह था। लेकिन वो क्या कर रहे थे कि 10 आने दे रहे थे। तो अब ये तो आपको पता है कि विवाह के मामलों में वो थोड़ा बहुत मोल भाव तो करते ही थे। तो इन्होंने जब उनसे कहा
ये उन्होंने कह दिया बदलू ने कि आप चूड़ियाँ शहर से ही ले आना। तो फिर ये जो चूड़ियाँ थी वो इनके पास ही रही। मैंने आम के ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। अब जो आम थे उन्होंने लिए, खाए, फिर अपने घर चले गए। मुझसे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। कामतानाथ, इसके जो लेखक हैं कामतानाथ। अब देखो यहाँ पे जो कहानी है ना, कहानी में नाम जनार्दन था, लेकिन लिखी है कहानी किसे, लेखक ने। और जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पे मैंने लेखक शब्द का प्रयोग किया है वहाँ पे आप रख सकते हो कि वो लड़का जो जिसका नाम जनार्दन था वो था। अब ये यहाँ पे लास्ट पे इसके यहाँ पे कहानी पे बताते हैं कि जब वो घर जा रहे थे उन्हें एक चीज़ की प्रसन्नता थी कि जो बदलू काका थे उन्होंने, बेशक उनका जो काम था बंद हो गया, लेकिन उन्होंने तब भी हार नहीं मानी। और उनका जो व्यक्तित्व था वो चूड़ियों की तरह, उन कांच की जो चूड़ियाँ हैं उनकी तरह कमज़ोर नहीं था कि जो आसानी से ही टूट जाए। तो इसमें कठिनाइयाँ उन पे कितनी ही आई लेकिन उन्होंने अपना व्यक्तित्व नहीं छोड़ा, ये इसमें बताया हुआ था। किसी भी जगह अगर आपको इसमें दिक्कत आए, कोई यहाँ पे समझ नहीं आए तो आप बता सकते हैं। और ये ज़रा लंबी वीडियो हो चुकी है, इसके शब्द देख लेते हैं। चव होता है चाह, रुचि तीव्र इच्छा। ठीक है, इच्छा मतलब किसी चीज़ को पाने की कामना। ठीक है, आपको पाना है तो चाहिए वो वाला। सलाख होता है सलाई, धातु की छड़। सलाख धातु की छड़, एक छड़ी किसकी, धातु की, मेटल की। मुगरी गोल, मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। एक गोल जैसी लकड़ी जो मतलब जैसे आप पीटो शीटो कुछ उसी काम लाओ। पेतर्क पूर्वजों का, पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। पेतर्क मतलब जो आपको पीछे जो आपके पूर्वज हैं, दादा परदादा पिताजी वो करते आ रहे हैं वो काम, उसको बोलेंगे पेतर्क। और अब आप ही कर रहे हैं। खपत होता है माल की विक्री, खपत के कितना माल जो सामान है कितना बिक रहा है। वस्तु होता है पैसों से, क्या लिखा है, वस्तु पैसों से ना खरीद कर एक। फिर है ध्वनिमय, वस्तु के बदले, अच्छा वस्तु ध्वनिमय। अब देखो यहाँ पे जो वस्तु ध्वनिमय यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पुस्तक पे देख लेना। शुरू में जो वहाँ पे एक लाइन थी उसमें बताया हुआ था कि वो जो चूड़ियाँ हैं पैसों के बदले ना देकर सामान के बदले देते। वहाँ पे जो शब्द प्रयोग हुआ था, मुझे यहाँ पे ध्वनिमय पे ज़रा डाउट हो रहा है कि यही था कि दूसरा था, आप उसको देख लेना। इसका अर्थ होता है पैसों से ना खरीद कर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। कसर घाटा पूरा करना, कमी इसको बोलोगे। नाजुक होता है कोमल। मणिहार चूड़ी बनाने वाला, उसको लेंगे मणिहार। सहन होता है आंगन।